नमस्कार स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में 2 मार्क्स वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी 4 मार्क्स वाले बड़े प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित होंगे। ये सभी 23 प्रश्न एबीटीए टेस्ट पेपर्स, काउंसिल के मॉडल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक का गहन विश्लेषण करके तैयार किए गए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी तैयारी के लिए सबसे जरूरी वीडियो है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, और ये रहा हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सफल क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान की भूमिका और कार्यप्रणाली की चर्चा करें। उत्तर: दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से स्थापित हुआ था। एक सफल संगठन के रूप में इसकी भूमिका बहुत अहम है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना है। इसके लिए इसने आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी आफ्ता बनाकर एक साझा बाजार तैयार किया है। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण इसकी कार्यप्रणाली है, जिसे आसियान शैली कहा जाता है। इसका अर्थ है अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। ये राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए बिना लड़े बातचीत से फैसले लेने की एक अनूठी शैली है। इसी के माध्यम से इसने क्षेत्र में शांति बनाए रखी है, जैसे कंबोडियाई संकट का समाधान करना। अब बढ़ते हैं अपने पड़ोस की तरफ। ये अगला प्रश्न हमारे अपने क्षेत्र से जुड़ा है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सार्क के गठन के उद्देश्य और दक्षिण एशिया में इसकी भूमिका या सफलता का वर्णन करें। उत्तर: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ाना था। अगर इसकी सफलता की बात करें तो सार्क ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए 2004 में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक बड़ी पहल थी। इसके अलावा पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग के मंच बने हैं, लेकिन सार्क अपनी पूरी क्षमता से सफल नहीं हो पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी तनाव और सीमा पार आतंकवाद है, जिसके कारण इसके शिखर सम्मेलन अक्सर रद्द हो जाते हैं और बड़े फैसले नहीं हो पाते। चलिए अब रुक करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन का। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के उद्देश्य और एक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी सफलता का मूल्यांकन करें। उत्तर: यूरोपीय संघ यानी ईयू की स्थापना 1992 की maastricht संधि के द्वारा हुई थी। ये विश्व का सबसे प्रभावशाली संगठन है। इसके उद्देश्य हैं एक साझा विदेश और सुरक्षा नीति बनाना और एक समान मुद्रा यानी यूरो का चलन। ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में बेहद सफल है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका जीडीपी अमेरिका के लगभग बराबर है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी अधिक है, जो इसे व्यापारिक विवादों में दबदबा देता है। इसकी अपनी मुद्रा यूरो ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती दी है। इसका अपना झंडा, गान और स्थापना दिवस है, जो इसे एक मजबूत आर्थिक संघ बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से अब हम भारत के कुछ प्रमुख आंदोलनों की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न पर्यावरण रक्षा के इतिहास में दर्ज एक सुनहरे अध्याय के बारे में है। चिपको आंदोलन की प्रकृति, विशेषताएं और महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। उत्तर: 1973 में उत्तराखंड के जंगलों में शुरू हुआ चिपको आंदोलन एक विशिष्ट पर्यावरण आंदोलन था। इसकी प्रकृति पूरी तरह से अहिंसक और गांधीवादी सत्याग्रह पर आधारित थी। जब ठेकेदार पेड़ काटने आते थे तो गांव वाले पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसमें महिलाओं की भूमिका थी। ये मुख्य रूप से महिलाओं का आंदोलन था। गौरा देवी जैसी महिलाओं ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का जंगल से गहरा नाता था, क्योंकि वे ईंधन और चारे के लिए जंगल पर निर्भर थीं। उन्होंने वनों की कटाई के साथ साथ शराबखोरी का भी कड़ा विरोध किया। इस आंदोलन के दबाव में सरकार को हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए रोक लगानी पड़ी थी। इसी क्रम में चलिए देखते हैं एक और बड़े जन आंदोलन से जुड़ा प्रश्न, जिसने विकास की परिभाषा पर सवाल खड़े किए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के शुरू होने के कारण और इसके प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर: नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 के दशक के अंत में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर जैसे विशाल बांधों के विरोध में था। इसके शुरू होने का मुख्य कारण ये था कि बांध बनने से लाखों आदिवासी और किसान बेघर हो रहे थे और उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बच रहा था।
साथ ही विशाल वन क्षेत्र पानी में डूब रहा था, जिससे पर्यावरण का विनाश हो रहा था। इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सरकार से उचित पुनर्वास की मांग की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना दबाव बनाया कि विश्व बैंक को इस परियोजना से अपनी फंडिंग वापस लेनी पड़ी। इसने देश में विकास बनाम पर्यावरण की एक नई बहस को जन्म दिया। अब एक सैद्धांतिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन आंदोलनों को चलाने में इनकी भूमिका अहम होती है। प्रश्न, सुशील समाज यानी सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं? लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है? उत्तर, नागरिक समाज उन स्वैच्छिक संगठनों का समूह है जो सरकार यानी राज्य और बाजार यानी व्यवसाय से बाहर रहकर काम करते हैं। इसमें एनजीओ, मजदूर संघ, महिला समूह और मीडिया आदि शामिल हैं। लोकतंत्र में इनकी भूमिका एक पहरेदार यानी वॉचडॉग की तरह होती है। ये सरकार की नीतियों पर नजर रखता है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। ये नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार आंदोलन नागरिक समाज की ही देन है। ये हाशिए पर रहने वाले लोगों जैसे दलित, आदिवासी और महिलाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाता है। अब हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। प्रश्न, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान में बदलाव यानी संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसके मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के अधिकांश महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन इसी तरीके से होता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन द्वारा। यदि संशोधन संघीय ढांचे या राष्ट्रपति के चुनाव जैसे विषयों से जुड़ा हो तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी आवश्यक होती है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसने भारत में स्थानीय शासन की तस्वीर बदल दी। प्रश्न, 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, इन दोनों संशोधनों ने 1992 में भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इन्होंने एक त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया। 73वां संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 74वां शहरी क्षेत्र के लिए 3 स्तरों की व्यवस्था करता है। दूसरी विशेषता है नियमित चुनाव, यानी हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आरक्षण। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की गईं। साथ ही एससी या एसटी वर्ग के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। चलिए अब स्थानीय शासन के व्यावहारिक पहलू को समझते हैं। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के कार्य और आय के स्रोत लिखिए। उत्तर, नगर पालिका जो शहरों में काम करती है उसके प्रमुख कार्य हैं शहर में साफ सफाई रखना, पेयजल की आपूर्ति, सड़कों का निर्माण व रखरखाव और जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। वहीं ग्राम पंचायत के कार्यों में कृषि विकास, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, कुओं और तालाबों का रखरखाव और मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इन दोनों संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत लगभग एक जैसे हैं। ये स्थानीय कर लगाते हैं जैसे संपत्ति कर या जल कर। इसके अलावा इन्हें राज्य सरकार से अनुदान यानी ग्रांट्स प्राप्त होता है और राज्य वित्त आयोग द्वारा धन आवंटित किया जाता है। अब एक प्रश्न विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, पश्चिम बंगाल में ग्राम संसद के गठन और कार्यों पर संक्षिप्त टिक्का लिखें। उत्तर, पश्चिम बंगाल में ग्राम संसद जमीनी स्तर के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी इकाई है। इसका गठन बहुत सरल है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र यानी बूथ लेवल की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं को मिलाकर एक ग्राम संसद बनती है। वर्ष में इसकी कम से कम 2 बैठकें मई और नवंबर माह में बुलाना अनिवार्य है। इसके प्रमुख कार्यों में ग्राम पंचायत के बजट और पिछले कार्यों की समीक्षा करना शामिल है। इसके अलावा ये सरकारी योजनाओं जैसे आवास या पेंशन योजना के लिए सही लाभार्थियों की पहचान करती है और स्थानीय विकास के लिए सुझाव देती है। चलिए अब वापस लौटते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ। ये अगला प्रश्न यूरोपीय संघ की अनोखी पहचान के बारे में है। प्रश्न, यूरोपीय संघ यानी ईयू विश्व के अन्य क्षेत्रीय संगठनों से किस प्रकार अलग या विशिष्ट है?
उत्तर, यूरोपीय संघ अन्य संगठनों से काफी अलग है क्योंकि इसने एक अधिराष्ट्र यानी सुप्रानेशनल संगठन का रूप ले लिया है, यानी ये राष्ट्रों के ऊपर एक सत्ता की तरह काम करता है। इसकी विशिष्टता ये है कि इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है, जो इसे एक देश जैसा स्वरूप देता है। इसके सदस्य देशों की विदेश और सुरक्षा नीतियां काफी हद तक एक समान हैं, जिससे ये विश्व मंच पर एक एकजुट शक्ति के रूप में बोलता है। आर्थिक रूप से भी ये एक महाशक्ति है और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के फंक्शंस के बारे में चर्चा करें। उत्तर, यूरोपीय संघ के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। इसका मुख्य आर्थिक कार्य सदस्य देशों के बीच एक साझा बाजार यानी कॉमन मार्केट बनाना है, जहां वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का मुक्त प्रवाह हो सके। राजनीतिक रूप से ये सदस्य देशों के बीच विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाता है। न्याय और गृह मामलों में ये आतंकवाद और अवैध अप्रवास जैसे मुद्दों पर सहयोग सुनिश्चित करता है, और इसकी साझा मुद्रा यूरो ने सदस्य देशों के बीच व्यापार को बहुत आसान बना दिया है। अब एक नजर अपने संगठन सार्क के प्रदर्शन पर डालते हैं। ये प्रश्न आलोचनात्मक मूल्यांकन का है। प्रश्न, सार्क का मूल्यांकन। सार्क एक सफल क्षेत्रीय संगठन है। इस गठन का मूल्यांकन करें। उत्तर, सार्क की सफलता और विफलता का मिला-जुला मूल्यांकन किया जा सकता है। सफलता के तौर पर सार्क ने दक्षिण एशिया के देशों को बातचीत का एक मंच प्रदान किया है। 2004 में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसका उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ाना था। लेकिन अगर विफलता की बात करें तो सार्क अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है। सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार अभी भी बहुत कम है और राजनीतिक कारणों से इसके अधिकांश शिखर सम्मेलन स्थगित होते रहते हैं। निष्कर्ष ये है कि सार्क एक सफल संगठन बन सकता था, लेकिन राजनीतिक मतभेदों ने इसे कमजोर कर दिया है, इसलिए इसे पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता। सार्क की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए इस अगले प्रश्न में उसी पर चर्चा करते हैं। प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के आपसी द्वंद्व ने सार्क के कार्यों को कैसे प्रभावित किया है? उत्तर, सार्क की असफलता का सबसे बड़ा और मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध ही हैं। उरी हमले और अन्य आतंकी घटनाओं के कारण भारत ने कई बार सार्क सम्मेलनों का बहिष्कार किया है, जिससे संगठन की बैठकें पूरी तरह ठप पड़ गई हैं। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने और साफ्टा समझौते को पूरी तरह लागू करने में बाधा डाली है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक एकीकरण नहीं हो पाया है। इसके अलावा सार्क के मंच का उपयोग अक्सर विकास के मुद्दों के बजाय द्विपक्षीय आरोप प्रत्यारोप, विशेषकर कश्मीर मुद्दे के लिए किया जाता है, जो इसके विकास में बाधक है। सार्क की निराशा से हटकर अब देखते हैं भारत के एक सफल रिश्ते की ओर। ये प्रश्न भारत की विदेश नीति के लिहाज से बहुत अहम है। प्रश्न, आसियान के साथ भारत के संबंधों की संक्षिप्त चर्चा करें। उत्तर, भारत ने 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है, के तहत आसियान के साथ अपने संबंध बहुत मजबूत किए हैं। आज आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA लागू है। रणनीतिक रूप से भारत आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF का सदस्य है और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करता है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हमने पहले आसियान शैली का जिक्र किया था। आइए इस अगले प्रश्न में इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रश्न, आसियान वे से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आसियान शैली या ASEAN वे आसियान की कार्यप्रणाली का एक बहुत ही अनूठा और सफल रूप है। ये कामकाज का एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, टकराव रहित और सहयोगात्मक है। ये सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए बहुमत के बजाय सर्वसम्मति यानी कंसेंसस से फैसले लेने पर जोर देता है। इसका मूल मंत्र है कि देशों के बीच विवादों को सैन्य संघर्ष के बजाय बातचीत और मेल मिलाप से सुलझाया जाए। आसियान पर यह हमारा आखिरी प्रश्न है जो इसके समग्र महत्व को दर्शाता है। प्रश्न, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में आसियान की भूमिका बहुआयामी है। आर्थिक रूप से इसने क्षेत्र में विकास को बहुत तेज किया है और निवेश और सेवाओं के लिए एक आकर्षक साझा बाजार बनाया है। क्षेत्रीय शांति के लिए इसने कंबोडियाई संकट जैसे मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रणनीतिक रूप से ये इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। आज आसियान एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक और निवेश केंद्र बन चुका है। चलिए अब वापस लौटते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर और देखते हैं इसकी एक बड़ी उपलब्धि। प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विश्व बैंक पर सफलतापूर्वक दबाव बनाया था। इस पर चर्चा करें।
जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मेधा पाटकर के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद प्रभावी अभियान चलाया। आंदोलन ने तथ्यों के साथ ये साबित किया कि सरदार सरोवर परियोजना से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा और विस्थापितों का पुनर्वास सही ढंग से नहीं हो रहा है। आंदोलन के इस जबरदस्त दबाव के कारण विश्व बैंक को परियोजना की एक स्वतंत्र समीक्षा करानी पड़ी। इस समीक्षा में आंदोलन के दावों को सही पाया गया। इसके परिणाम स्वरूप विश्व बैंक ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस परियोजना से अपना हाथ खींच लिया और अपनी फंडिंग रोक दी। ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। इसी आंदोलन से जुड़ा एक और विश्लेषणात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न: नर्मदा बचाओ आंदोलन की सफलता के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें। उत्तर: नर्मदा बचाओ आंदोलन की सफलता के 2 प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं। पहला, विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा। इस आंदोलन ने देश में पहली बार विकास के कारण विस्थापन के मुद्दे को एक राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। इसने सरकार को मजबूर किया कि वो विस्थापितों, विशेषकर आदिवासियों के लिए एक बेहतर और मानवीय पुनर्वास नीति बनाए। दूसरा पहलू है लोकतांत्रिक अधिकार। इस आंदोलन ने ये बुनियादी सवाल उठाया कि विकास परियोजनाओं का लाभ किसे मिलता है और इसकी कीमत कौन चुकाता है। इसने स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन पर उनके प्राकृतिक अधिकार की मांग को बुलंद किया। अब एक नजर डालते हैं नागरिक समाज आंदोलन की चुनौतियों पर। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न: नागरिक समाज आंदोलन की सीमाओं की चर्चा करें। उत्तर: नागरिक समाज लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है धन की कमी। कई संगठनों के पास पर्याप्त फंड नहीं होता, जिससे वे लंबे समय तक अपने आंदोलन नहीं चला पाते। दूसरी समस्या है पारदर्शिता का अभाव। कुछ संगठनों पर विदेशी चंदा लेने और उसका दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहते हैं। इसके अलावा कभी-कभी इन आंदोलनों को सरकार या मीडिया द्वारा विकास विरोधी करार दिया जाता है, जिससे इन्हें आम जनता का समर्थन मिलने में कठिनाई होती है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए चिपको आंदोलन की विशिष्टता पर एक बार फिर गौर करते हैं। प्रश्न: चिपको आंदोलन को एक विशिष्ट नागरिक आंदोलन क्यों कहा जाता है? उत्तर: चिपको आंदोलन कई कारणों से विशिष्ट था। सबसे पहले, इसका अहिंसक तरीका अनोखा था। ये गांधीवादी सत्याग्रह पर आधारित था, जहां लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। दूसरा, इसमें स्थानीय भागीदारी जबरदस्त थी। ये केवल कुछ पर्यावरणविदों का नहीं, बल्कि आम ग्रामीणों का आंदोलन था, जो अपनी आजीविका बचाने के लिए लड़े। और तीसरा, ये लैंगिक न्याय का भी आंदोलन था। इसने पर्यावरण रक्षा के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों और शराबखोरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। चिपको आंदोलन की रीढ़ यानी महिलाओं के योगदान पर यह अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न: चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करें। उत्तर: चिपको आंदोलन को वास्तव में एक महिला आंदोलन कहा जा सकता है। 1974 में जब ठेकेदार रेणी गांव में पेड़ काटने आए, तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने ही आगे बढ़कर पेड़ों को बचाया। इसका मुख्य कारण ये था कि पहाड़ी इलाकों में ईंधन और चारा लाने का काम महिलाएं ही करती थीं। इसलिए जंगल कटने का सबसे सीधा और बुरा असर उन पर ही पड़ता था। उन्होंने सिर्फ पेड़ नहीं बचाए, बल्कि वनों की कटाई के साथ साथ पुरुषों में बढ़ती शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मजबूती से आवाज उठाई। और अब आज के सेशन का हमारा आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न: चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा करने में कैसे सफल हुआ? उत्तर: चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा में अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। इस आंदोलन के जबरदस्त दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने पूरे देश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई, जिससे प्रेरित होकर दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने सरकार को नीतिगत बदलाव के लिए मजबूर किया और ये मानने पर विवश किया कि जंगल केवल लकड़ी के कारखाने नहीं हैं, बल्कि वे मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए अनिवार्य हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के लिए 23 सबसे महत्वपूर्ण 4 मार्क्स वाले प्रश्न। जैसा कि आपने देखा, हमने हर पहलू को गहराई से कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। इसे 1-2 बार ध्यान से सुनें और इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लें। आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर आपको ये प्रयास सार्थक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऑल द बेस्ट।